हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने स्लोवेनिया के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं डाली है। स्पेशली वर्क परमिट की जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें कितना टाइम लग रहा है। बहुत ही बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि प्रोसेसिंग अटैच भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उन्होंने दिखाया मुझे कि उन्होंने कब पिक किया था और उन्होंने अपने कार्ड्स भी दिखाए मुझे। मैं पर्सनली मिला भी। जो वर्क परमिट की फिंगरप्रिंट से लेके कार्ड मिलने तक की उसमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फास्ट किया है काम। वर्किंग के बारे में भी बताऊंगा कि जो जब स्लोवेनिया में सीज़न चेंज होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जॉब्स के ऊपर, और ऑफ कोर्स लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हैं और कितना पैसा प्रोसेसिंग होगा ही नहीं। बट इसका ये है कि अब जैसे पंजाब में भी हमारे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चला है, उसके ऊपर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज मैं ही पंजाब से हूँ। कितना पैसा आपका लगेगा जब आप यहाँ पे आके रहोगे, कितना रेंट देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। बट ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और एंड तक वीडियो को देखें। और मैं आपको आपके जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये वीडियो का मेन फोकस होगा स्लोवेनिया के वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं करंटली और क्या क्या चीज़ें फास्ट हुई हैं स्लोवेनिया के वर्क परमिट में। सबसे पहली जो बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली कुछ वर्कर्स आए हैं जिनके रिव्यूज़ से मुझे पता चला है कि आफ्टर फिंगर प्रिंट्स उनके कार्ड्स हैं जो उनको मिल गए हैं विद इन 35 टू 45 डेज, और वो आ गए। उन्होंने मुझे अपने सारे प्रूफ्स भी दिखाए हैं जब उनके फिंगरप्रिंट्स हुए थे। मैं इसमें इस वीडियो में अटैच भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उन्होंने दिखाया मुझे कि उन्होंने कब पिक किया था और उन्होंने अपने कार्ड्स भी दिखाए मुझे। मैं पर्सनली मिला भी हूँ उनसे। तो कुछ प्रोसेस तो फास्ट हुआ है स्लोवेनिया का, बट ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। इस वक्त स्लोवेनिया में एक मेजर इशू चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, वो है स्ट्राइक्स चल रही हैं स्लोवेनिया में बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में लोग काम करते हैं, इनकी सैलरीज मिनिमम सैलरीज होती हैं, लाइक बेसिक सैलरी 1200-1300 यूरो, और इनको काफ़ी टाइम से काम करते हुए हो चुका है। तो ये चाहते हैं कि इनकी सैलरीज इंक्रीज हों, और वर्कलोड इतना हो चुका है कि एक बंदे को 5-5, 600 फाइल्स का करना पड़ता है। तो उन्होंने इस इश्यूज को ले रिगार्डिंग वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन ही काम करने का सोचा है और बाकी दिन उनकी स्ट्राइक रहेगी। ये भी मेन ऑफिसेज में ज़्यादा है, और जो छोटी छोटी लोकेशंस है वहाँ पे भी इसका इफेक्ट है। बट जो मेन ऑफिसेज है जैसे लुब्लियाना हो गया, स्लोवेनिया हो गया, सेलिया हो गया, ऐसी सिटीज़ में इसका ज़्यादा आप असर देख सकते हैं। इसीलिए ये रीज़न है कि मोस्टली मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि पाजी हमें 8 महीने हो गए हैं फिंगर हो गए हैं, या फिर 1 साल हो गया है फिंगर नहीं हुए, ये सब चीज़ें इस इश्यूज़ के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसेसिंग होगा ही नहीं, बट इसका ये है कि अब जैसे पंजाब में भी हमारे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चला है, उसके ऊपर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज मैं ही पंजाब से हूँ। तो आई विल ट्राई टू कवर दैट इशू टू एक सेपरेट वीडियो में। तो जब कोई इंसान अपनी मांगे मांगता है तो अगर वो मांगे जायज़ हैं, क्योंकि जो ये वर्क परमिट या कोई भी वीज़े का काम है, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट को इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं, अप्रूवल्स देखनी पड़ती हैं, और उसके लिए अगर उसको मिनिमम सैलरी मिल रही है काफ़ी टाइम से तो दे आर नॉट हैप्पी। तो इसलिए उन्होंने स्ट्राइक की हुई है। रिगार्डिंग अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रोसेसिंग टाइम जो इंक्रीज़ हो चुका है, कुछ सिटीज़ स्लोवेनिया की ऐसी हैं जहां पर अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि उन सिटीज़ में बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि आपका जो फाइल अप्लाई होती है वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ आप रहोगे ना, जिस सिटी में, डजेंट मैटर वेयर यू गोना वर्क, डजेंट मैटर वेयर योर कंपनी इज रजिस्टर्ड। आपकी कंपनी स्लोवेनिया में कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो सकती है, आप स्लोवेनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हो, पर आपका वीज़ा जो इशू होगा वो होगा जहाँ पर आप रहोगे। तो जब हम टीआरसी भी बोलते हैं ना, तो टीआरसी का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। तो जो बीच में जो आर होती है ना रेजिडेंस वाली, दैट मीन्स कि आपका जो रिहाइश होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कार्ड इशू कहाँ से होगा। तो जैसे कि लेट्स से अगर मैं लुब्लियाना में काम है मेरा, बट लुब्लियाना से 40 किलोमीटर दूर मेरा कोई
विलेज में मैंने घर लिया है और वहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया, तो मुझे वो वहाँ से इशू होगा। और वो डिपेंड करता है कि उस सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वहाँ पे कितना टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग का। अभी जो लड़के आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनके दिसंबर के मिड में फिंगरप्रिंट्स हुए थे। आप देख भी सकते हो, मैंने उसमें आपको दिखाया भी है उनके प्रूफ इस वीडियो में। और उसके बाद उनको अराउंड जनवरी मिड में पता लग गया था कि उनके कार्ड्स अप्रूव हो गए हैं। और अराउंड 20 आई थिंक अराउंड 15 से 18 जनवरी के बीच उनको कार्ड पिकअप का उनको डेट मिल गया था। और वो 21 जनवरी को आ चुके थे स्लोवेनिया। तो अगर इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करें सैटरडे संडे निकाल के, फिर तो 30 ही दिन बनते हैं। बट अगर आप सैटरडे संडे भी मिलाएं तो ओनली 45 डेज उन लड़कों को फिंगरप्रिंट्स होने के बाद कार्ड मिल गया और वो स्लोवेनिया भी आ गए। ये सारा डिपेंड किया जिस सिटी में उनका रेजिडेंस था, जहाँ पे उन्होंने रहना था, वहाँ में उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कितना तेज़ प्रोसेस चल रहा था। ऑफ कोर्स इसमें एक मेजर इशू ये भी है कि आपकी कंपनी की क्या हिस्ट्री है। लेट्स से आप एक ऐसी कंपनी में आ रहे हो जिसको खुले हुए सिर्फ 1 या 2 साल ही हुए हैं, तो मे बी इसमें थोड़ा और इसमें 45 दिन में 80 दिन और लगा लो, या 2 महीने और लगा लो, या 3 और लगा लो होगा। मगर अगर आप किसी पुरानी कंपनी में आ रहे हो जो 15-20 साल से है ऑलरेडी, तो उसमें आपको थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को ज़्यादा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी रेगुलरली अपना टैक्स भर रही है और उनका सब कुछ क्लीन है। और उनको इतना डीपली उस कंपनी के बारे में पूछना नहीं पड़ता। तो ये भी एक डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। अब एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये भी चीज़ समझनी होगी कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद दैट डजंट मीन कि आपका वर्क परमिट इज़ एवरीथिंग। उसके बाद भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जहाँ तक रही कि कई लोगों को टाइम हो गया 1 साल 8 महीने, या एजेंट ने बोला इस कंपनी में हुआ था अब इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, या जो भी है, ये सब चीज़ों का लिंक एक बड़ी चीज़ से है जो स्ट्राइक अभी चल रही है। और एक ये भी हो सकता है कि आपका एजेंट झूठ बोल रहा है। मैं झूठ वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि हमने इस एजेंसी को दिए थे, हमारे फिंगर हो गए, बट अब एजेंट बोल रहा है उस कंपनी में नहीं जाओगे, डिफरेंट कंपनी में जाओगे। बिकॉज मुझे ना तो कंपनी के बारे में पता है, ना मुझे ये पता है आप कौन सी एजेंसी से। आप सिर्फ लिख देते हो कि हमने एक्स एजेंसी से किया है, ना आप उसमें मेंशन करते हो क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, कौन सी जॉब में आ रहे हो, क्या कंपनी का नाम है। और मतलब इससे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस ही बता सकता हूँ कि भाई अगर आप मुझे ये भी बता दो ना कि किस सिटी में आपका अप्लाई हुआ है, तो मैं आपको बता दूंगा कि उस सिटी में एवरेज कितना टाइम चल रहा है। जितना मुझे पता है या जितना मैं पता करके आपको बता सकता हूँ, ये भी इट्स काइंड ऑफ हेल्प। आई एम नॉट ऑब्लिगेट टू आंसर योर कमेंट ऑन दिस कि कितना टाइम लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि कई लोग डेस्परेट होते हैं और वो वेट नहीं करना चाहते। उनको होता है कि हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए, और मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा ही। स्लोवेनिया की कुछ सिटीज़ हैं जिसमें 10 दिन में भी वीज़ा आ जाता है। 10 दिन मीन्स जब आपके फिंगरप्रिंट्स आए। सो फिंगरप्रिंट्स का एक आपको समझना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट्स इज़ लाइक व्हेन योर प्रोसेस इज 80 to 90% इज़ फिनिश्ड। व्हेन जब यहाँ पे ऑफिस को जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है या आपका जो वीज़ा ऑफिसर लेट्स से, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ये बंदा ओके है, अब इसका लास्ट स्टेप कराते हैं, इसके फिंगरप्रिंट्स इसकी डाटा एंट्री करवाते हैं ईयू के सिस्टम में, और इसका फिर हम अप्रूव करके इसका कार्ड प्रिंट को भेजते हैं, और ये सब पिक होता है। ये होता है। सेकंड होता है कि फिंगरप्रिंट के साथ आपकी अगर इंटरव्यू आए, तब आपका 50% हो चुका होता है प्रोसेस, और 50% डिपेंड करता है जो आप इंटरव्यू देंगे उस पर। क्योंकि नॉर्मली जो वीज़ा ऑफिसर आपके स्टडी सारा कुछ कर चुका होता है, और वो चाहता है कि मैं एडिशनली पता करूं कि इस बंदे ने जो दिया है मुझे, जो आप वर्कर है या कंपनी है जैसे भी है, उसको उस चीज़ के बारे में पता भी है। लेट्स से अगर मैं एक जॉब में आ रहा हूँ, मैं ट्रक ड्राइविंग की जॉब में आ रहा हूँ, और वीज़ा ऑफिसर बोले कि भाई जिस दिन तुम्हारे फिंगर है तुम्हें इंटरव्यू भी देनी है, और इंटरव्यू में बाय द वे जो इंटरव्यू आपकी होती है उसके क्वेश्चंस स्लोवेनिया से ही लिख के ऑलरेडी आपकी कंपनी को जाते हैं, और वही सेम क्वेश्चन आपके एम्बेसी में जाते हैं। तो ये आपकी एजेंसी या एजेंट का फर्ज बनता है कि वो आपको बताए कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एम्बेसी में कोई भी क्वेश्चन बाय देम सेल्फ नहीं पूछा जाता, अपने आप से वो कुछ नहीं पूछते।
ऑलरेडी क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं और स्लोवेनियन एम्बेसी में वो आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है, बट आई होप किसी इंटरव्यू ना आए, अगर आ भी जाती है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब इसमें इसमें भी एक चीज़ है कि जिसके तो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसका प्रोसेस थोड़ा और फास्ट होता है, जिसके फिंगरप्रिंट्स के साथ इंटरव्यू भी होती है उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा खिंच जाता है, क्योंकि फिर वो सब चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं, जो वो वापस आती है, फिर वो कंपनी के साथ उसका कांटेक्ट होता है, फिर वो अराउंड उसको चेक करते हैं कि ये बंदे ने जो नॉलेज दी है उसमें कितनी प्योरिटी या मतलब सच्चाई कह लो अब है। फिर वो ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। इंटरव्यू वाले केस डिफरेंट हो जाते हैं नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स वाले केसों से। तो आप ये बता लो कि अगर फिंगरप्रिंट्स को 45 दिन लग रहे हैं तो मे बी इंटरव्यू वाले को 60-70 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा लग सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अब मेरे शब्दों को आप ये मत समझ लेना कि अगर मैंने 45 दिन बोल दिया तो 45 दिन ही लगने चाहिए। बट जिन लोगों के सिर्फ फिंगर्स हुए हैं उनमें से कई लोगों को 45 दिन में कार्ड मिल गया है और वो आ भी चुके हैं। तो आई डोंट नो, अगर आपका एजेंट आपको 3 साल 4 साल से बिठा के बैठा हुआ है कि आपके फिंगरप्रिंट्स हो, मैं ये उनको बोल रहा हूँ जिनके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं। फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए जिन लोगों के, उनको वेट करनी चाहिए, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में थोड़ी स्ट्राइक चल रही है और सिर्फ मंडे और फ्राइडे काम हो रहा है मोस्टली, कभी कभी वेंसडे भी हो जाता है काम। तो उनको भी टर्न की वेट करनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा मे बी मार्च में थोड़ा फास्ट हो जाए, बिकॉज अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में ना लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं, लेजी टाइप हो जाते हैं। और स्ट्राइक भी चलो वो एक तरह का लेजी पुना ही कह लो आप, कि लोग सर्दियां हैं काम भी इतना नहीं होता तो वो बोलते हैं चलो स्ट्राइक कर लो। ये मेरा पर्सनल वो है, मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा पंजाब में, पंजाब से या इंडिया में या किसी भी और प्रोटेस्ट के साथ। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में अभी स्ट्राइक हो रही है, इसको मैं कह सकता हूँ बिकॉज ये सर्दियों का मौसम है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट, बिकॉज गर्मियों में टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि गर्मियों में इतना काम होता है ना कि आप ये चीज़ों में जाएंगे तो वो आपको रिप्लेस कर देंगे। अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम अपने बंदों को रिप्लेस करें। तो हाँ, बट अगर जिनके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं और वो एक एक साल से वेट कर रहे हैं, आई पर्सनली एडवाइस यू कि आप पता करो अपने एजेंसी से या कंपनी से आपका कौन सी सिटी में अप्लाई हुआ है, हु इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव, आप उसको मेल करो, कुछ भी करो और अपना प्रोसेस का पता लगवाओ कहाँ तक पहुँच चुका है। आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो इस वीडियो के कमेंट्स में, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कौन सी सिटी में आपका अप्लाई हुआ है। देखो, जिस सिटी में आपकी कंपनी है ना, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पर आपका अप्लाई हुआ है वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ पता करने में। तो ये चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो आप मुझे, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ही वापस आऊँगा। अगेन एक दिन में मैं आपको पता करके नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं एक मेल भी डालूंगा ना तो उसको 7-8 दिन लगते हैं रिप्लाई आने में। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, 8 से 9 दिन तक आपको मैं बता दूंगा येस कि नो, कि आपका प्रोसेस कहाँ चल रहा है या आपके प्रोसेस के बारे में मुझे पता नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि सर लिविंग स्टैंडर्ड और जॉब्स का क्या इफेक्ट पड़ता है सीजन्स के हिसाब से। डेफिनेटली गर्मियों में बहुत काम होता है और इजीली लोग आकर काम करते हैं, और कंपनीज को भी वर्कलोड इतना होता है कि वो डिमांड करते हैं कि हमारे पास वर्कर्स हों। तो आप से कह सकते हैं कि स्लोवेनिया इज़ अ सीजनल कंट्री, बट डजंट मीन कि सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि सर्दियों में 70% तक आ जाता है, कि 70% कंट्री काम करती है, 30% बिकॉज ऑफ द सीजन चेंज काम रुक जाता है। अब कौन सा काम रुक जाता है? आउटडोर काम रुकते हैं, इंडोर काम चलते रहते हैं। आउटडोर काम क्या हो गया? अगर किसी ने घर की छत बनानी है वो रुक जाएगी, किसी ने गार्डन तैयार करना है वो रुक जाएगा, कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसको धूप की ज़रूरत है अपना प्रोडक्ट सुखाने के लिए या अपना मटेरियल तैयार करने के लिए, वो रुक जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर पहाड़ों में कोई कंपनी काम कर रही है और इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है, वो रुक जाएगा। तो वो वेट करते हैं सीज़न चेंज के लिए। बट दिस इज़ फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल इज़ द प्राइम टाइम। अगर आप किसी अप्लाई कर रहे हैं ना स्लोवेनिया का, दिस इज़ अ प्राइम टाइम, बिकॉज हर एक कंपनी चाहती है कि जून शुरू होने से पहले हमारे बंदे का सारा कुछ तैयार हो और हमारा बंदा हमारे तक पहुंच जाए, तो हमारा काम शुरू हो जाए। तो आई थिंक दिस इज़ अ प्राइम पीरियड कि आपको आपके TRCs प्रूफ हो जाने चाहिए। अगर अभी भी नहीं होते
तो जून और जुलाई में तो डेफिनेटली होने चाहिए, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। अगर तब भी नहीं होते देन इट विल, आई डोंट नो, देन आपकी एजेंसी को, आपको एजेंसी से बात करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो अगर आपका प्रोसेस चल रहा है ना तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट्स विच यू शुड नो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसका पता करो, मुझे आप बता दो, आई कैन हेल्प यू विद दिस, बट ओनली अगर आप मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे। एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ इस वीडियो में। वैसे मैंने सोचा था कि एक सेपरेट बढ़िया वीडियो बनाऊंगा भी, बट आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि जो स्लोवेनिया में लिविंग स्टैंडर्ड है ना, इट्स इट्स लाइक अगर आप 1200 यूरो कमा रहे हो ना, यू कैन अफोर्ड टू लिव इन स्लोवेनिया, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लिव लाइक अ किंग। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप स्टार्टिंग में स्लोवेनिया आते हो, यू हैव टू मैनेज व्हाट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, बिकॉज इंडिया से आप अपने एज अ वर्कर, स्टूडेंट का नहीं मैं बात कर रहा, स्टूडेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट एज अ वर्कर आप इंडिया से जब भी आते हैं, आपकी कंपनी आपके लिए अरेंज करके देती है जो भी है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। टाइम बाय टाइम इट कैन बी चेंज। आपने 2-3 महीने काम किया, आपके पास पैसे आ गए, आप अपना घर लेके रहने लग जाओ, कौन आपको रोकने वाला है, आप अपने शौक पूरे करो। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर आप 1200 यूरो कमा रहे हो ना, इट्स इनफ टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर स्लोवेनियन पीपल। तो इस चीज़ को भी आप समझो कि लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी गुड। लोकेशंस कहाँ रहना चाहिए, बेस्ट लोकेशंस है, आप कभी भी सिटी के सेंटर में मत रहो जब आप बाहर से आते। फॉर दोज पीपल हु वांट्स टू सेव मनी, नेवर स्टे इन द सेंटर ऑफ द सिटी। ट्राई करो कि सिटी से 1-2 किलोमीटर दूर या 3-4 किलोमीटर जहाँ पे सिटी और विलेजेस के बीच का होता है, जिसको हम आई डोंट नो, जैसे जैसे जलंधर है, जलंधर में एक जिन लोगों को पता हो, पंजाब में जलंधर, एक जलंधर मेन है, एक जलंधर कैंट है। ऐसे भी होता है कई कंट्रीज़ में कि यहाँ पे एक मेन सिटी होती है और सिटी शुरू होने से पहले एक छोटा सा हब होता है, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इट वुड बी हेल्प, बिकॉज वहाँ पे रेंट कम हो गए, सहूलतें सारी होती हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, कार है आपके पास, इट्स अ बेस्ट थिंग। अबाउट हाउ टू बाय अ कार एंड ड्राइविंग लाइसेंस, एक तो मैंने वैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हो, बट आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑल्सो ऑन दिस, दैट हाउ यू कैन बाय अ कार एंड हाउ यू कैन मैनेज योर ड्राइविंग लाइसेंस जब आप पहली बार आते हो। अब तो ये हो गया। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई करें आप कि आप कमेंट्स में जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सर मुझे 8 महीने हो गए, मेरा कार्ड कब आएगा, देखो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी डेट पे आपने अप्लाई किया है, कौन सी डेट आपके फिंगर हुए हैं, कौन सी डेट आपकी कंपनी के साथ इंटरव्यू हुई है, या कंपनी ने कब आपको बोला है कि आपका अप्लाई हो चुका है, आई डोंट नो। तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा, देन आई कैन टेल यू। मैं नहीं आपको बोल रहा आप अपने एजेंट का नाम बताओ, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, ना मुझे चाहिए, बट एटलीस्ट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो दो कि मैं आपको रिटर्न इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अदरवाइज मुझे इग्नोर करना पड़ता है। अब कई कमेंट आते हैं, पाजी मेरा 8 महीने पहले फिंगर हुए थे, अब मुझे 6 महीने हो गए हैं, और कितना टाइम लगेगा। जब मुझे सिटी का ही नहीं पता आपने कहाँ अप्लाई किया, मैं आपको कैसे बता दूं। तब तो मैं आपको लुधियाना का ही बता सकता हूँ रेफरेंस के, भाई 10 लग सकते हैं, 8 लग सकते हैं, आई डोंट नो। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जब मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट को इग्नोर कर रहा हूँ, या मैंने उस पर लिखा है कि आई डोंट नो, तो आप मुझे थोड़ा रेफरेंस दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन दैट। एक बड़ी चीज़ जो फ्रॉड चल रहा है इंडिया में इस वक्त, स्लोवेनी, जब तक आपके पास स्लोवेनिया का टीआरसी कार्ड नहीं आता, तब तक स्लोवेनिया में आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो सकता। अगर आपका कोई एजेंट आपको बोल रहा है ना कि आपका टैक्स नंबर हमने तैयार करवा लिए, आप हमें 2 लाख 3 लाख दे दो और बाकी आपका धीरे धीरे हो जाएगा, कभी मत करना। स्लोवेनिया में टैक्स नंबर तैयार होता है जब आप स्लोवेनिया में आ जाते हो। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में, एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस चीज़ के नाम पे पैसे मत दो लोगों को। बहुत सारे चोर घूम रहे हैं मार्केट में, स्पेशली पंजाब और दिल्ली टाइप में, जो आपको बोलते हैं जी हमने फेक फेक बनवा के ना, नेट से उठा के पेपर आपको दे देते हैं कि हमने आपका टैक्स नंबर बनवा दिया है जी, अब आप हमें 2-3 लाख दे दो। कभी मत करना ज़िंदगी में। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो, दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम राइट नाउ गोइंग ऑन इन स्लोवेनिया। दूसरी चीज़, रिसेंटली मुझे पता लगा है कि कुछ कंपनियां स्लोवेनिया से आके इंटरव्यूज़ ले रही हैं ट्रक ड्राइवर्स का, ये वो, दैट इज़ ऑल्सो अ शेडी थिंग। अगर स्लोवेनिया के पास की कुछ कंपनियां, स्पेशली बस कंपनीज या ट्रक कंपनीज,
के पास परमिट है कि वो इंडिया में आके, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आके आपका ड्राइविंग टेस्ट ले सकते हैं, देन दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड यू अ वैलिड इन्फॉर्मेशन कि उनको इंडियन गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी है। रिसेंटली इसराइल ने इंडियन गवर्नमेंट से अथॉरिटी ली है कि हमें 1 लाख मजदूर चाहिए। उन्होंने प्रॉपर पेपर वर्क किया है। आप इस चीज़, और हाँ स्पेशली अगर कोई कंपनी स्लोवेनिया से कोई गोरा या गोरी आके आपको बोल रहे हैं ना कि जी हम अरीवा कंपनी लगा लो आप, क्योंकि यही आजकल मार्केट में नाम बहुत घूम रहा है जी, अरीवा कंपनी से आए थे। तो अगर वो उस कंपनी से आया है तो वो आपसे कभी भी 10, 12, 13, 14 लाख नहीं मांगेंगे। ठीक है, बस आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि 4-5 लाख इट्स डिफरेंट, बट इससे ज़्यादा अगर कोई मांग रहा है ना तो वो कंपनी से नहीं आया, वो आपके एजेंटों ने ही उसको स्कीम लगा के, या इधर से जो गोरे के साथ वो काम कर रहे हैं ना 2-3 जो भी कंपनियां, उन्होंने स्कीम लगा के भेजा है, सो आपको लगे कि हाँ भाई वहाँ से कंपनी से कोई बंदा है। तो इस स्कैम से भी बच के रहिएगा। ये वीडियो से कई एजेंट मुझे गुस्सा भी करेंगे और शायद ट्राई करेंगे कि मुझे कॉल करके परेशान करें, बट आई एम टेलिंग यू कि मैं नहीं चाहता। सही चीज़ के लो पैसे यार, ये सब शोशेबाजी करके जी इंटरव्यू करवाई किसी और से है, हो कुछ और गया है जी, वहाँ से कंपनी के बंदे आए थे, ये वो। देखो बेस्ट चीज़ है जब आपको कोई नई चीज़ मिल रही है ना स्लोवेनिया की, लेट्स से आपको टैक्स नंबर दे दिया किसी एजेंट ने, आपको आपको बोला जी यार तुम्हारा टैक्स नंबर आ गया, अब तुम्हारा वर्क परमिट हो जाएगा, ये वो। अम्बेसी को कॉल लगाओ और सीधा पूछो जी मेरा ये टैक्स नंबर है, इज़ इट ओरिजिनल और नो, बस बात खत्म। पैसे देने से पहले यार हम दुकान में करियाने का सामान लेने जाते हैं, 4 बार पूछते हैं चावल में कंकर तो नहीं है, तो ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपको पता करना चाहिए। ये तो मतलब नॉर्मल है, मैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाता हूँ हमेशा। रही बात एक और चीज़, अगर किसी का टीआरसी आ चुका है ना तो वेट मत करो, टिकट्स बहुत महंगी हैं। ट्राई करो कि टिकट्स एडवांस में लेके रखो। एयरलाइंस की टिकट 70-70, 80-80 हज़ार की आ रही हैं, और डायरेक्ट स्लोवेनिया को ही आना पड़ेगा आपको। और प्रिपेयर रहो, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी और आपकी कंपनी में भी फ़ोन करेगी, तो आपके पास कंपनी के जो मालिक है उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, और आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट, घर का कॉन्ट्रैक्ट, और जो आपको टीआरसी के साथ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सब होने चाहिए। और आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके आएँ। बोल रहे हैं कि जी टैक्स नंबर आ गया, टैक्स नंबर आ गया, और जिस दिन सच में कोई बड़ा कांड हो गया तो फिर उस दिन पता लगेगा कि टैक्स नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए एंड तक। आई होप मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। ट्राई कर रहा हूँ मैं 3-4 टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने को, और मैं जल्दी उन वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। सबसे बड़ा टॉपिक होगा कि जो स्लोवेनिया का लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है। उसके बाद मैं बनाऊंगा स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, स्टूडेंट वर्क्स के ऊपर। उसके बाद मैं बनाऊंगा आप स्लोवेनिया में गाड़ी कैसे ले सकते हैं, लाइसेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा आएगा पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल बंदे के साथ, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहें। देखिए मैं बोलता नहीं अपनी वीडियोस में, बट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, अगर आप हैं यहाँ पे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है जब चैनल पे सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने कुछ कहा भी नहीं कि अब करो जी, बट अब डाल रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें। दैट वुड बी योर थैंक टू मी, दैट कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, और आई होप मैंने कई लोगों की हेल्प की थी। आप कमेंट करना मत भूलें, प्लीज़ कमेंट करें एंड में, और आई विल रिप्लाई योर कमेंट। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी, एंड आई होप जिन लोगों का अभी वेटिंग में जल्दी से जल्दी हो जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।